प्रीवियस क्लास तक हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स तक पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को जब एडजॉइंट की डेफिनेशन बताई थी तब बताया था कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स ये सब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। किसके थ्रू? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या फिर डिटरमिनेंट मेथड। जो डिटरमिनेंट मेथड है वो आपके सीबीएसई सिलेबस में या फिर सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में। वो हम लोग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है और उसमें थोड़ा सा इजी रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हमें बोर्ड के क्वेश्चन करने होते हैं या बोर्ड के अंदर पूछा जाता है मैट्रिक्स मेथड के अंदर, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो टॉपिक है अपना सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस किस तरह का हो सकता है, क्या क्या उसके अंदर कंडीशन हो सकती है। हम लोग लेट करते हैं दो इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है। दूसरी दो इक्वेशन लेट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 14। एक और इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन के पेयर बना लिए हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा। x की वैल्यू मिलेगी आपको 4 एंड y की वैल्यू मिलेगी 3। ये आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करोगे तो आप देखते हो कि ये दोनों इक्वेशन लगभग एक जैसी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो इसका और इसका स्लोप है वो इक्वल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इन दोनों लाइन का स्लोप भी इक्वल है और इनके कांस्टेंट का रेशियो भी इक्वल है। ऐसे केस में क्या होगा, ये लाइन पूरी की पूरी कोइंसाइड करती है एक दूसरे पे। तो इस केस में बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं हमको, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब वो फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, किसी भी एक को t लेट कर लो तो y मिल जाएगा आपको 7 माइनस टी। अब आप t को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते जाओ, उसके अकॉर्डिंग y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी और ये दोनों ही वैल्यूज इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन के अंदर देखिए क्या होता है, x प्लस वाई 7 2x प्लस 2y इक्वल टू 15। इसमें अगर मैं इसको और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 15/2 ये हमें मिलता है। अब ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, तो इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो 7 इक्वल टू 15/2 कभी होता नहीं है, ये कभी इक्वल नहीं होता। मतलब इस तरह की इक्वेशन से हमें x और कोई y की वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, नो सोल्यूशन। इसमें हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला इस इक्वेशन से, और इसमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और इसके अंदर यूनिक सोल्यूशन मिलता है। एक ही सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। इसका मतलब अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उन दोनों को सॉल्व करने से आपको या तो यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं, या फिर एक भी सोल्यूशन नहीं मिल सकता। इस तरह की कंडीशन हो सकती है अगर आपके पास दो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, या फिर यूं कहे 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो, तो भी यही कंडीशन हो सकती है। क्या कि या तो उनका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे या फिर एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये कंडीशन हो सकती है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी तरह का आपके पास सिस्टम आ गया इक्वेशंस का, उसको सॉल्व करने जा रहे तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप लोगों ने छोटी क्लास में देखा होगा कि ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है इक्वेशन को देखने से। अगर आपके पास ये इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसे केस में आपको पता है कि आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ये आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं।
नाइन्थ या 10 उस क्लास के अंदर कि इस तरह के केस में अब ये आया कहाँ से, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो इस लाइन का स्लोप होता है, इस लाइन का स्लोप हुआ, या फिर m1 बोलूँ तो वो मिलेगा -a1/b1, और इस लाइन का स्लोप हुआ m2 -a2/b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, नॉट इक्वल टू m2, दो लाइन का स्लोप इक्वल नहीं है, तो वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल बिल्कुल नहीं होगी। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। अब इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब ये समझ आया, अगर दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यूनिक सोल्यूशन हो सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करो किसी भी मेथड से, अलजेब्रिक मेथड या किसी भी मेथड से, तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है। या फिर आप लोगों ने जो पहली क्लास में पढ़ा उससे भी आप बता सकते हो दो इक्वेशन को देख के कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। स्लोप से भी आप बता सकते हो कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इन सब चीज़ों का एक ही मीनिंग है कि दो इक्वेशन है उनका एक यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। अब इक्वेशन देख के कैसे पता लगाएंगे, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने का अपना एक अलग तरीका है, मैट्रिक्स मेथड जो हम अभी पढ़ेंगे। हम सिर्फ बता सकते हैं इक्वेशन को देख के, इनके कोएफिशिएंट को देख के कि इनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, या फिर स्लोप से बता सकते हैं कि इसकी ये सोल्यूशन हो सकता है। होगा कैसे वो हम अभी सॉल्व करेंगे। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के अंदर भी देखिए आप लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा कि अगर इसका रेशियो, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इन सभी का रेशियो अगर इक्वल है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो इस केस में आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। और अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल है, स्लोप तो इक्वल है ही, और कांस्टेंट का रेशियो भी इक्वल है, तो उस केस में दोनों लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल क्या, कोइंसाइड करेगी पूरी की पूरी। ये इस केस में ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इस केस में ये जो लाइन है इसके ऊपर दूसरी पूरी की पूरी दूसरी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। इस केस में बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो आप इस कोएफिशिएंट को देख के भी बता सकते हो कि इन इक्वेशन का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, और स्लोप से भी हम पता कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस केस में अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया, दोनों का स्लोप तो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, तो इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होता। इस केस में दोनों लाइन है वो पैरेलल होती है। अगर दो लाइन पैरेलल है वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उस केस में आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके पास दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उसका यूनिक सोल्यूशन मिले, आप किसी भी वे में देख के बता सकते हो। इस तरह से भी बता सकते हो कोएफिशिएंट से कि इसका यूनिक सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकता है, या फिर नो सोल्यूशन हो सकता है। ये तीन केस बन सकते हैं। अब ये तीन केस बनेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है मैट्रिक्स मेथड के अंदर, और किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे वो आगे देखते हैं। ये जो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ये जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलता है इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी आपका वही है, कंसिस्टेंट। और जहां पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब आपको दो इक्वेशन गिवन है, दो वेरिएबल वाली, और एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिल रहा है, कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहा है, ज्यादा कितने भी मिले, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। और अगर एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। अब ये जो भी लिखा है इनकी डेफिनेशन को लिखते हैं, पहले आप ये नोट कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। इफ a system of equation
हैज at least one solution, then then the system then the system then the system is called consistent. Otherwise the system is called inconsistent. अगर आपको कंसिस्टेंसी पूछा जाए, दो इक्वेशन दे दी, दो वेरिएबल वाली, और आपसे पूछा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप देखोगे अगर इसका यूनिक सोल्यूशन मिलता है या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलता है तो इन दो केस में कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस पूरी मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन इक्वेशन को लेट करते हैं कि हमारे पास एन इक्वेशन है एन वेरिएबल के अंदर, तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एन वेरिएबल, कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एन वेरिएबल, एन अननोन भी बोलते हैं, एन अननोन, एन इक्वेशन है और एन ही वेरिएबल है उसके अंदर। अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि जितनी वेरिएबल है उतनी इक्वेशन होने चाहिए, वो अभी बताऊंगा जैसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a11 x1, a12 x2, a13 x3 एंड a1n xn इक्वल टू b1। ये एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर n वेरिएबल है। दूसरा इक्वेशन a21 x1, a22 x2, a23 x3 एंड a2n xn इक्वल टू b2। इसी तरह से और भी बहुत सारी इक्वेशन n तक जाएगी, a ऑफ n1 x1, a ऑफ n2 x2 प्लस a ऑफ n3 x3 एंड a ऑफ nn xn इक्वल टू b ऑफ n। ये इस तरह से हमको n इक्वेशन है हमारे पास, n इक्वेशन है n ही वेरिएबल वाली। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इनको किसी और मेथड में और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं इनको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a of 2n an1 an2 an3 ann, और साथ में मल्टीप्लिकेशन है x1 x2 x3 x of n इक्वल टू b1 b2 b of n। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो n नंबर ऑफ वेरिएबल वाली n इक्वेशंस है, इनको हमने कैसे लिखा, पहले इन वेरिएबल के सारे कोएफिशिएंट को लेके एक मैट्रिक्स बनाया, साथ में इनके वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनाया, और राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट वाले को एक राइट हैंड साइड में दूसरा मैट्रिक्स बनाया। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, ये n बाय n का मैट्रिक्स होगा, ये n बाय 1 का, ये भी n बाय 1 का, इसका प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा आपको, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 एंड a1n x1n इक्वल टू b ऑफ 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक वैसे ही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये b2 के इक्वल, ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से लास्ट रो तक मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट रो और ये कॉलम इक्वल टू b ऑफ n, ये सारी इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने लिखा है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में भी। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का एक ही मीनिंग है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये जो आपने कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनाया है उसको हम लोग नाम देते हैं ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स क्या होगा,
ये जितने भी इक्वेशंस है उनके कोएफिशिएंट से जो बना हुआ मैट्रिक्स है उसका नाम दे दिया ए, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स का नाम एक्स, और राइट हैंड साइड कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स का नाम बी। ये हमें मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना होता है इक्वेशन को सॉल्व करके, ये वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इस केस में देखें तो ये वाली मैट्रिक्स है, ये फाइंड करनी है। अगर ये मैट्रिक्स मिल गई तो मैं कंपेयर करके x1 x2 x ऑफ n सबकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा। मतलब x मुझे ढूंढना है, बोथ साइड मैं इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब देखिए हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था। इन्वर्स वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स से साथ मल्टीप्लाई कर तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ए की इन्वर्स मैट्रिक्स होगी ए इन्वर्स, प्रोडक्ट किया ए इन्वर्स ए एक्स ए इन्वर्स बी, ये आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी, और आइडेंटिटी और x मिलके x बन जाएगा ए इन्वर्स ऑफ बी। ये हमें मिल गया x वेरिएबल। अब a इन्वर्स फाइंड करके और b आपके पास है ही, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको x जो वेरिएबल आपको चाहिए वो वेरिएबल आपको मिल जाएंगे। मतलब समझ आया कि मैट्रिक्स मेथड से हम लोग किस तरह से हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग करना क्या है, कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाना है। ये जितने भी कोएफिशिएंट्स है इनसे एक मैट्रिक्स बना लो। वेरिएबल वाली मैट्रिक्स ये हो गई, कांस्टेंट वाली ये। फिर इसका इन्वर्स फाइंड कर लो, ये इन्वर्स कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करो, आपको वेरिएबल मिल जाएंगे तो x मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हमको पता है इन्वर्स, इन्वर्स का फॉर्मूला हमने देखा था, वो होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डॉट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये फॉर्मूला हो गया वेरिएबल फाइंड करने का, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब मैंने अब आपको बताया था कि हम दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल वाली तीन इक्वेशन, एन वेरिएबल वाली एन इक्वेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, तो हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट किसका, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट आपको पता है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाओगे तो आपके उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसलिए 2x2 का दो मैट्रिक्स, मतलब दो वेरिएबल वाली दो मैट्रिक्स होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक वैसे ही n वेरिएबल वाली n इक्वेशन होगी तो n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। इसलिए हम लोग जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन लेट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। अब ये a क्या है, b क्या है, x क्या है। a होता है जितने भी इक्वेशन आपको गिवन है इनके कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। x है वेरिएबल से बना हुआ मैट्रिक्स, सारे वेरिएबल के कॉलम के अंदर डाल दो, वो आपका हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स। सारे राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट के कॉलम में डाल दो, वो आपका हो गया कांस्टेंट मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स से सॉल्व करने का तरीका। आप लोग इसको लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए, अब इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स लिखा था A11, A12, A1n, A21, A22, A2n और AN1, AN2, ANN, ये जो मैट्रिक्स है X1, X2, X ऑफ n, ये जो मैट्रिक्स है B1, B2 और B ऑफ n, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल और कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट से बना हुआ है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब कई बार
किसी बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे बुक के अंदर ऐसे भी दे रखा होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A11 A12 A1n A21 A22 A2n A2n AN1 AN2 और ANN, और आपको साथ में ये भी दे देंगे B1 P2 एंड B ऑफ n। इस तरह की मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका होता है जो हमारी बुक में नहीं है या हमारे बोर्ड के अंदर कहीं पे भी गिवन नहीं है। पिछले वाले बोर्ड जैसे गुजरात बोर्ड या कुछ इस तरह के बोर्ड थे जिसमें ये गिवन था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लेकिन इस बार नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़े तो भी चलेगा। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने हमें कॉलेज के अंदर या फिर बीटेक या जहाँ भी आप बीएससी एमएससी करोगे वहाँ पे यूज़ में आएगा। अभी इसका अभी आप हमारे लेवल पे अभी यूज़ नहीं है, और जेई के अंदर तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। पर ये बता दो कि ये इस तरह के मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, अगर ये B1 B2 B3 ये जो कांस्टेंट है B1 B2 B3, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू है, अगर वो जीरो हो जाए, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस, जैसे मान लो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, और x माइनस जेड इक्वल टू जीरो। इसके अंदर कांस्टेंट कहीं पे है ही नहीं। किसी इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट बिल्कुल है ही नहीं किसी भी इक्वेशन के अंदर। तो इस तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर किसी एक में कम से कम एक में कांस्टेंट आ गया, जैसे मान लो आपके पास थ्री वेरिएबल वाली थ्री इक्वेशन है और किसी एक में एक कांस्टेंट आ गया, अब ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। सब में हो कांस्टेंट तो भी नॉन होमोजीनियस, किसी एक में हो गया एटलीस्ट वन में तो भी नॉन होमोजीनियस, और सबके अंदर कांस्टेंट जीरो है ही नहीं तो वो हो गया होमोजीनियस। इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस जीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और जिसके अंदर वेरिएबल है कोई एटलीस्ट वन इक्वेशन के अंदर भी वेरिएबल आ गया तो वो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, इफ b1 b2 b of n equal to 0, then system is said to be homogeneous otherwise it is called non homogeneous। तो अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर क्या क्या देखा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है कंडीशन। आपके पास टू वेरिएबल वाली दो इक्वेशन हो या थ्री वेरिएबल वाली थ्री इक्वेशन हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उनसे आपको यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल सकते हैं, और नो सोल्यूशन मिल सकता है। यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाले सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे, नो सोल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट कहेंगे, और जिसके अंदर कांस्टेंट एक भी नहीं है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, और एक भी कांस्टेंट आ गया किसी भी इक्वेशन के अंदर तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ये हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया। और x वेरिएबल हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि कब कब जब हम ये मैट्रिक्स से इक्वेशन को सॉल्व करें तो कब कब हमें पता कब कैसे चलेगा कि कब कब इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन हो रहा है, कब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो रहा है, और कब इसका नो सोल्यूशन हो रहा है। इसको समझने के लिए नेक्स्ट देखते हैं, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब देखिए x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a
बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अपने वेरिएबल फाइंड करने का फॉर्मूला है। जब हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन देखा था तो आपको बताया था कि जब ऑपरेशन लगा रहे तो किसी भी स्टेप के अंदर अगर उसके कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो आपको बताया था कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को पता होगा वो क्यों बताया था क्योंकि किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। ये इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे। ये अगर इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बी के साथ प्रोडक्ट किसका करेंगे और एक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। फर्स्ट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, कुछ भी वैल्यू है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर जीरो, जीरो बाय नॉन जीरो, जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और नॉन जीरो है तो नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो, कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। इस केस में आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, चाहे वो जीरो हो चाहे नॉन जीरो, लेकिन यूनिक होगा। और ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये अगर जीरो आ गया तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको बोल देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू जीरो बन जाएगी। इस तरह के सिस्टम को हम बोल देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इन केस अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इसका प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल, या फिर यूं कहें कि इसकी कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, एक्स वाई जेड तीनों की ही। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ जाता है, ये डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है और न्यूमरेटर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आ गई तो नॉन जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और इस केस में आपको इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो जीरो मिल गया, नॉन जीरो मिल गया। इस केस में ये तो नॉन जीरो, न्यूमरेटर जीरो, नॉन जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड है तो इस तरह के केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये बन जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो हमें पता चलता है इससे, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होता है। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो आपका यूनिक सोल्यूशन। अब चाहे वो जीरो हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया फिर आपको चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो अपॉन जीरो, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और अगर इसी के अंदर थर्ड केस डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो तो जीरो है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो भी जीरो आ गया, तो इस केस में दो चीज़ें बन सकती है, या तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है मतलब इसका या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, या फिर नो सोल्यूशन होगा। अब वो कैसे पता करते हैं हम लोग, आपको बताया जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधी सी ये फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट कर दो, एक्स मिल जाएगा आपको। अगर ये जीरो है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी देखो, वो नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। अगर ये जीरो है और ये दोनों ही जीरो है फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर दो इक्वेशन गिवन है तो उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को टी लेट कर दो, दूसरा इन टर्म्स ऑफ टी आपको मिल जाएगा।
टी की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलती जाएगी। और अगर वो जो एक्स और वाई आपने एक को टी लेट किया, दूसरा टी मिला, दूसरी इक्वेशन में पुट किया, अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, सेटिस्फाई नहीं करता है तो नो सोल्यूशन। ठीक वैसे ही जैसे थ्री इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल, उस टाइम हमें कैसे पता चलेगा थ्री इक्वेशन अगर थ्री वेरिएबल में है, अगर ये दोनों जीरो आ गए तो हमें कैसे पता चलता है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। आप एक्स वाई जेड इन तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल को टी लेट कर लो, फिर कोई भी दो इक्वेशन पकड़ो, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टी फाइंड करो। अब आपके पास एक्स वाई तीनों टी के अंदर आ गए, एक को तो आपने लेट किया और बाकी दो को सॉल्व करके फाइंड किया। अब एक जो थर्ड इक्वेशन बच गई उसके अंदर इन तीनों को पुट करो, अगर वो सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ टी है वो तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, दो से तो आपने फाइंड किया और तीसरे को सेटिस्फाई कराया, तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो इस केस में आपके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। अगर दोनों इक्वेशन एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इस केस में नो सोल्यूशन होगा। वो यहाँ पे हम ये जब दोनों की वैल्यू जीरो बन जाएगी तो हम लोग ये वाला काम में लेंगे, एक्स वाई जेड किसी भी एक को टी लेट करके। ये था अपना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो हम लोग पहले ये फाइंड करके और ये फाइंड करके ये बता सकते हैं कि क्या क्या होगा। अब जैसे हमें पता चलेगा कि नो सोल्यूशन तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे पता चला इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, उसको उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर ये पता चला कि इन यूनिक सोल्यूशन है तो फिर आप एडजॉइंट फाइंड करो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइड कर दो, आपको एक्स मिल जाएगा। ये है पूरा नेचर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के क्या क्या नेचर हो सकते हैं, वो है नेचर ऑफ सोल्यूशन। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सबसे पहले करना क्या है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसके क्या क्या केस हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है, इस केस में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपको फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो, तो आपको मिलेंगे नो सोल्यूशन। इस केस में कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। और अगर एडजॉइंट ऑफ टू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो जीरो मिल गया, तो इस केस में या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं या फिर नो सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, ये केस बन सकते हैं। ठीक है, ये तो था अपना नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या क्या नेचर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या किस किस तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इनकेस अगर होमोजीनियस हो जाए, ये तो था नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के लिए अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो क्या होगा। देखिए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा तो बी जो मैट्रिक्स है पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। बी मैट्रिक्स जीरो है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो, मतलब न्यूमरेटर ऑलवेज जीरो ही आ रहा है। अब डिपेंड करेगा किस पे, डिनोमिनेटर पे। तो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, उस केस में होमोजीनियस के अंदर कांस्टेंट वाले तो सारे जीरो होते हैं, तो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है वो जीरो आ जाएगी, मतलब बी जीरो है तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो भी आपको जीरो मिल जाएगा। ये जीरो मिल गया। अब डिपेंड करेगा किस पे, इस पे। फर्स्ट केस, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो नॉन जीरो है तो जीरो अपॉन नॉन जीरो जीरो, तो यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, और इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और इस तरह की इक्वेशन को जिसके अंदर एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू जीरो मिल जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसके अंदर सबकी वैल्यू जीरो हो। सेकंड केस, इन केस अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो जीरो आ जाए, ये न्यूमरेटर भी जीरो और डिनोमिनेटर भी जीरो। अब इसको ध्यान से देखो,
कोई भी इक्वेशन आपके पास, ये इस तरह का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये 3 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशन है। अब इसको ध्यान से देखो, आप x y z 0 0 पुट करो, x y z कांस्टेंट नहीं है, तो क्या ये सबको सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि x y z इन तीनों की वैल्यू 0 है, वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सबको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ऑलवेज करेगा। तो ये इसका एक सोल्यूशन होगा ही होगा हमेशा। एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू 0, इसका सोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो इस केस में नो सोल्यूशन तो आएगा ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं। नो सोल्यूशन वाला केस इसमें नहीं बनता है होमोजीनियस के अंदर। इसमें दो ही केस बनते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मतलब क्या हो सकता है, या तो 0 0 0 ट्रिवियल सोल्यूशन, या फिर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इस केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो 0 आ गया, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये भी कंसिस्टेंट ही होगा। इसका मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट रहता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो ये इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब सबकी वैल्यू 0, और इसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशन ये तो आएगा ही आएगा। इसके अंदर भी ये तो होगा ही होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर भी एक सॉल्यूशन x y z सबकी वैल्यू 0 वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। उस केस को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है। क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो कुछ कांस्टेंट दे रखा होगा लैम्डा पी क्यू, उसकी वैल्यू फाइंड करो। नॉन ट्रिवियल है तो आपको ध्यान रखना है डिटरमिनेंट ऑफ ए को 0 करना है, उससे आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए, ये था होमोजीनियस के केस में। अब देखिए, होमोजीनियस के केस में अगर कंसिस्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन 0 है, तो आपको करना क्या है, ये 0 आ जाएगा, एक्स वाई जेड सबकी 0 वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए भी 0 आ गया, ये तो 0 है ही, ये भी 0 आ गया, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है वो फाइंड कैसे करेंगे उसको देखिए। वैसे तो मैं बता चुका हूँ नॉन होमोजीनियस के अंदर किसी भी एक वेरिएबल को टी लेट करो, बाकी को इन टर्म्स ऑफ टी ले आओ, फिर एक ऐसी इक्वेशन जिसको सॉल्व नहीं किया उसके अंदर सबको पुट करो, सेटिस्फाई करता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं करता है नो सॉल्यूशन। इस केस में ऐसा नहीं होगा, नो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। किसी भी एक वेरिएबल को टी लेट करो, बाकी दो को इन टर्म्स ऑफ टी ले, तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करो, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है वर्किंग रूल। क्योंकि इस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर को इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो ज़्यादातर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोर्ड में यही मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। क्रैमर रूल वाला नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो जेई के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये यूज़ में नहीं लेते हैं, क्रैमर रूल ही यूज़ लेते हैं, वो थोड़ा ईजी रहता है, और उसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है जो हम वहाँ बताएंगे। इसको हम प्योरली ज़्यादातर बोर्ड के लिए काम में लेते हैं, तो इसको पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच से ही इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक नहीं, पूरा फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक कैसे फॉलो करना है, तो इसका कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। तो इसके वर्किंग रूल है, हाँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, वो हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच होगा, तो पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। तो उसके स्टेप्स क्या है, ये होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये रहा वर्किंग रूल। क्या क्या वर्क करना है इसके अंदर, स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है, राइट, क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स, इन तीनों को लिखना है। स्टेप टू के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया। स्टेप 3 के अंदर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इफ
इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, तो इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और वो फाइंड कैसे करेंगे, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर आपको फर्स्ट सबसे पहले स्टेप में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, वेरिएबल कांस्टेंट मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड किया, अगर ये नॉन जीरो आ गया आपका काम खत्म हो गया। बस आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, उसको b से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड करके x फाइंड कर लेना, आपका काम खत्म हो गया। ये आप लोगों ने x फाइंड कर लिया। अगर ऐसा नहीं है, स्टेप 4, अगर ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो नहीं है, इफ़ ये जीरो आ गया, अगर ये जीरो आ गया, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो आ गया, तो आपको क्या करना है, देन फाइंड। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, ये सॉल्व करना है। अगर ये जीरो आ गया तो आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। ये फाइंड किया। स्टेप 5, इसके बाद करना है, अगर ये जीरो आता है तो ये फाइंड करना है। उसके बाद अगर ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी वो नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो, तो नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आपको कुछ नहीं करना। एडजॉइंट ऑफ, आप डिटर्मिनेंट a फाइंड किया, जीरो आ गया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू फाइंड किया, ये नॉन जीरो आ गया, नो सोल्यूशन, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अगर ऐसा भी नहीं है ये, और स्टेप 6 में इफ़ अगर ऐसा नहीं है और ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो है वो जीरो आ जाए, तो इस केस में या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे या फिर नो सोल्यूशन होगा। अब वो कैसे क्या करेंगे, इसके बाद देन पुट x और y और z इक्वल टू t, x y z इन तीनों में से किसी एक को t के इक्वल पुट करो एंड फाइंड the solution of any two of given equation। आपको करना क्या है, अगर दोनों जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, तो आप x या y या z किसी एक को t के इक्वल पुट करके और कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ t इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है थर्ड इक्वेशन के अंदर। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x y z in terms of t in third equation third equation के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, if the third equation is satisfied in third equation, if step 7 है, if third equation is satisfied, then infinite many solution and third equation is not satisfied, then no solution। तो ये सारे स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, a x और b कोएफिशिएंट वेरिएबल कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखना है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। अगर ये जीरो आ गया तो फिर यूनिक सोल्यूशन होगा जो आपको यहीं पे फाइंड करना है। अगर ये जीरो आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a, फिर आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी।
अगर ये नॉन जीरो मिलता है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपका काम यहीं पे ख़त्म होता है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आता है तो दो केस बन सकते हैं, या तो नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। उस केस में एक्स वाई या जेड तीनों में से किसी एक को टी लेट करो, फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करो इन टर्म्स ऑफ टी, तीनों की वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों की इन टर्म्स ऑफ टी थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करो। अगर सेटिस्फाई होती है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं होती है तो नो सोल्यूशन। इसको नोट करो एक बार। अभी हम लोगों ने जो स्टेप देखे थे इसको मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द इक्वेशन। मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x माइनस 7y इक्वल टू 2 एंड 7x माइनस इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग को एल्जेब्रिक मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए इनको सॉल्व नहीं करना है। मैट्रिक्स मेथड से गिवन है तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, या फिर कोएफिशिएंट को रेशियो चेक करके ये पता नहीं लगाने कि इसकी क्या यूनिक होंगे या इनफाइनाइट होंगे या नो सोल्यूशन होंगे। हमें सिर्फ मैट्रिक्स मेथड ही यूज़ करके सारी चीज़ें करनी है। मैट्रिक्स मेथड ही यूज़ करके पता लगाना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी या नो सोल्यूशन होगा, और या यूनिक सोल्यूशन में क्या क्या सोल्यूशन होंगे वो भी हमें सिर्फ मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके ही करना है, क्योंकि हमें गिवन है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग करेंगे कैसे। इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे 5 माइनस 7 माइनस 5, वेरिएबल आ गया x y, ये कांस्टेंट आ गया 2 और 3। फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था आपको सबसे पहले क्या करने हैं, a x और b ये वेरिएबल लिखने हैं, वो मैट्रिक्स लिखनी है। ये आपका मैट्रिक्स a है, ये x है, ये b है, तो ये बन गया ax इक्वल टू b, देन x इक्वल टू a, x इक्वल टू इंटू b ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 में आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, वो आ जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 5, ये बन जाएगा आपका 5 इंटू माइनस 5 माइनस 7 इंटू 7, ये होगा माइनस 25 प्लस 49, ये हुआ 24। ये है नॉन जीरो है तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। हमें सब इसी तरह से फाइंड करना है। यूनिक सोल्यूशन होगा तो अब यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a आपको पता है 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो वो सिंपल ही होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करो -5 और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का है साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये 7 ये -7 हो गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये आ जाएगा -5 7 -7 5 और बी आ गया आपका 2 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 प्लस 21 -10 प्लस 21 11, ये हो गया -7 इंटू 2 -14 प्लस 15 -14 प्लस 15 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मिला तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा सॉरी एक्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/24 इंटू 11 1। तो यहाँ से आपको x को मैंने लिखा x, y और ये आ गया राइट हैंड साइड में 11/24 और 1/24। यहाँ से आपको अगर x और y ढूंढना है तो x मिल जाएगा 11/24 और y मिल जाएगा 1/24। इस तरह से मैट्रिक्स मेथड से हम लोगों ने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया। आप अगर किसी दूसरी मेथड से भी सॉल्व करोगे तो आपको यही सोल्यूशन मिलेगा। ये था आपका मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कुछ और प्रैक्टिस करते हैं।
solve the equation x plus 2y plus z equal to 7, comma x plus 3z equal to 11, 2x minus 3y equal to 1। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 1 2 1 0 3 2 माइनस 3। ये हो गया x y z इक्वल टू 7 11 1। ये हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा इन तीनों इक्वेशन को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखा a x, ये b है आपका, तो यहाँ से x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b मिल जाएगा। देन x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। ये हमारे पास x फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब हम सबसे पहले इसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या मिलेगा हमको, 1 2 1 1 0 3 2 माइनस 3 0। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 9 माइनस 2, ये रो और कॉलम को छोड़ दिया, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 1, ये फ्री कर दिया, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, ये हुआ 9 प्लस 12 माइनस 3, 9 प्लस 12 माइनस 3 18, आपको मिल गया ये 18 जो कि नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मतलब इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चाहिए, बी आपके पास है, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए के लिए C11 फाइंड करते हैं। C11 क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला, फर्स्ट रो हटा दो, बाकी बचा हुआ डिटर्मिनेंट 0 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 9, ये 9 हुआ। C12 ये आपका आ जाएगा C12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसको रिमूव कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस 6 और इन दोनों का सम क्या बनाएगा उसे, माइनस माइनस प्लस। C13 अब देखिए इन दोनों का सम इवन है तो साइन पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट रो कॉलम का एलिमेंट है उनको रिमूव कर दो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, बाकी बचा हुआ डिटरमिनेंट 1 इंटू माइनस 3 माइनस 0 तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3। C21 इन दोनों का सम ऑड है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको रिमूव कर दो, इंटू 0 माइनस प्लस 3, ये आ गया 3। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को रिमूव कर दो, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 तो ये आ गया माइनस 2। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, इन दोनों का सम ऑड है तो माइनस तो पहले आ जाएगा। C23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसको रिमूव किया, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 7। C31 इन दोनों का सम इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया, 2 3 जा 6। C32 इन दोनों का सम ऑड माइनस आ जाएगा, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम 3 माइनस 1 2, और C33 इन दोनों का सम इवन है तो प्लस आ जाएगा, थर्ड कॉलम को रिमूव 1 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 2। ये हम लोगों ने सारे को फैक्टर फाइंड कर लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये बन गया 9 6 माइनस 3 माइनस 2 7 और 6 माइनस 2 और इसका ट्रांसपोज लिखोगे आप तो आपको बन जाएगा 9 6 माइनस 3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 3 माइनस 2 7 और 6 माइनस 2, ये आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये रहा 9 माइनस 3 6 माइनस 2 माइनस 3 7 माइनस 2 और बी है आपके पास, ये रहा बी 7 11 1।
अब इसका प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाएगा 9 इंटू -3 6, 9 इंटू 7 63, 63 माइनस 33, 63 माइनस 33, 30 हुआ, 30 प्लस 6 कितना हुआ 36, ये 36 मिला। इसका प्रोडक्ट 6 इंटू 7 42, 42 माइनस 22, 20 बचा, 20 माइनस 2 18। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 3 जा -21, 7 इंटू 11 77 और -2, -21 और -2, -23 प्लस 77, -23 प्लस 77, तो ये कितना हुआ 54, ये आ गया 54। हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मिला, तो एक्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपने पास है 18, ये लिखा 1/18 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमने फाइंड कर लिया 36, 18, 54। इसको डिवाइड किया तो ये हमें मिला कितना 2 1 3। अब हमारे पास x जो है वो होता है x y z, और ये किसके इक्वल है 2 1 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। इस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस मैट्रिक्स मेथड से इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखा। अब हमें पता है x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना, अगर ये नॉन जीरो आता है, अगर ये जीरो आ गया तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये जो मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए इन सभी एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड कर लिए सभी एलिमेंट के, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज किया। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिला। इसको बी के साथ प्रोडक्ट किया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये मिला। x इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है इससे इसको डिवाइड कर दिया, ये हमें मिला x इक्वल टू ये मैट्रिक्स। और x हमारे पास क्या था, ये कॉलम वाला मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को इसके इक्वल पुट किया। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। इस तरह से मैट्रिक्स मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या हुआ, गए नहीं आज, गए नहीं, अभी जा रहे हो? तो बोर्ड रब करता हूँ तो वो बोल दिया कट कर देने का, ऐसा क्या बात करें, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, अभी है थोड़ा हम्म, कट करवाना है, बोर्ड रब कर रहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले वही हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं इसका 2 3 10 4 -6 6 9 -20, और कोई वेरिएबल मैट्रिक्स 1/x 1/y 1/z। कांस्टेंट आपका हो जाएगा 4 1 2, ये कांस्टेंट हो गया। इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं ए से ए, ये x और ये b। ए एक्स इक्वल टू बी आ गया हमारे पास, देन
x इक्वल टू होता है a इनवर्स ऑफ b, देन x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरह से हम x फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले मैट्रिक्स लिखे, अब नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका हो जाएगा 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। ये हो गया 2 इंटू -6 इंटू -20 120 120 -45 120 -45 75 हो गया ये। -3 इंटू सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को रिमूव कर दो 4 इंटू 20 -80 -80 -30 -80 -30 फिर +10 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिमूव किया 36 + 36 72। ये आप 150 150 प्लस ये हो गया 110 इंटू 3 330 प्लस ये हो गया 720। जब इन सबको प्लस करोगे 30 + 20 50 50 + 50 100 100 + 100 200 200 और 3 500 700 1 2 जो कि नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं, ये आ गया इसका यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए फिर से वही हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, और कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। C11 फाइंड करेंगे। C11 इस रो और इस कॉलम ये बन जाएगा 120 -45, तो ये हो जाएगा 75। ये आपका बन गया 75। C12 इन दोनों का सम ऑड है तो माइनस आ जाएगा। माइनस फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम को रिमूव 4 इंटू 20 -80 -30 -80 -30 -110 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 110। C13 क्या होगा, इन दोनों का सम इवन है तो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को रिमूव कर दो 4 इंटू 9 36 36 + 36 ये हो जाएगा 72। C21 आपको मिल जाएगा, इन दोनों का सम ऑड है माइनस आ जाएगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम किया 3 इंटू 20 -60 -60 और ये -90 -60 -90 -150 और ये +150 हो गया। C22 दोनों का सम इवन प्लस हो गया, ये दोनों का सम प्लस हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम को रिमूव किया 2 इंटू -20 -40 -40 -60 -100। C23 इन दोनों का सम ऑड है माइनस आ जाएगा। C23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम रिमूव किया 2 इंटू 9 18 18 -0 18 -18 0, ये 0 आ गया। फिर C31 इन दोनों का सम इवन है। थर्ड रो फर्स्ट को रिमूव किया 15 + 60 ये आपका हो जाएगा 75। कॉमा C32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इन दोनों का सम ऑड माइनस आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम को रिमूव किया 2 इंटू 5 10 -40 -30 +30 हुआ। और C33 ये तो इवन ही रहेगा पॉजिटिव। इस रो इस कॉलम को रिमूव किया 2 इंटू 6 -12 और ये -12 -24 ये हमें मिल गए सारे कोफैक्टर। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 75 110 72 और 150 -100 0 75 30 और -24 और इसका ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो को कॉलम बनाओ। फर्स्ट रो कॉलम हो गया 75 110 72। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 150, ये आपका बन गया 150 -100 0।
थर्ड रो आपका हो जाएगा 75, 30 और -24। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये आपका बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए है 75, 150 और 75, 110 -100, 30 और 72, 0 -24। इसका प्रोडक्ट करना है बी के साथ। बी है आपका 412, 412। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? 75 इंटू 4 कितना हुआ? 300, 300 और ये 150 प्लस 150, 300, 150, 150, 600, ये आपको मिला 600। फिर नेक्स्ट है 4 इंटू 110, 440 -100, 440 -100 होता है 330, 330 प्लस 60, 330 प्लस 60, तो ये हो गया 390, 330 प्लस 60, 390 हुआ। ये आपको मिल जाएगा 1/3। फिर से चेक करते हैं। 4 इंटू 110, 440 -100 और ये 60, 30, ये 60 हो गया, मिस्टेक तो नहीं होगी। 75, 150, 75, 150, 75, 110 -100, 30, 72, 0 -24। ओके, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 110, 440 -100, 440 -100, 340, 340 और 60, 340 और 60, 400। इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 72, 4, 8 और 7, 28 और -68, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ से? -48, ये हो गया 48 का नेगेटिव, और 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, ये बन गया 240। ये आपका आ जाएगा 240। ये हमने मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो x इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये रहा 1200, 1200 और ये हमें मिल गया 600, 400 और 240। अब इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा? 1200 से 1/2, 400 से 1/3 और 1200 से 1/5। ये 1/5 मिला। आपके पास x है वो है 1/x, 1/y, 1/z। इसकी वैल्यू है 1/2, 1/3 और 1/5। तो यहाँ से आप लोग फाइंड करोगे x मिलेगा 2, y मिलेगा 3 और z मिलेगा 5। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मेथड से इस तरह की क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल को रेसिप्रोकल की फॉर्म में गिवन है, कोई बात नहीं, हम उसको रेसिप्रोकल ही रखते हैं और लास्ट में जो रेसिप्रोकल है उसको हम फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें x y z मिल जाएगा। मेथड तो आपको समझ आ ही गया होगा। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड किया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, नॉन जीरो आ गया, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड करना होगा। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए उनके कोफैक्टर चाहिए हर एलिमेंट के। पहले कोफैक्टर फाइंड कर लिए, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसका ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट मिला। एडजॉइंट को बी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स मिला। अब x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसको डिवाइड किया एडजॉइंट ऑफ बी को, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को, ये मिला। ये x के इक्वल पुट किया तो x y z की वैल्यू मिल गई। इस तरह की क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हमको पूछा है डिस्कस द कंसिस्टेंसी
discuss the consistency of the following system of equation. X plus y plus z equal to 1, 2x plus 2y plus 2z equal to 2 and 3x plus 3y plus 3z equal to 4. अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है, मतलब हमें ये बताना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट कब होता है? जब एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट जब नो सोल्यूशन हो. और वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन ये कैसे पता करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इनको. सबसे पहले सोल्यूशन के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 1 1 1 2 2 2 3 3 3, और ये आ गया x y z इक्वल टू 1 2 4. ये है आपका a, ये है आपका x, ये है आपका b. देन x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. सबसे पहले क्या स्टेप हम फाइंड करते हैं? मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a. यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड किया, ये मिला 1 1 1 2 2 2 3 3 3. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये 0 हो गया. अब 0 हो गया तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन. ये केस हो सकते हैं. अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी फाइंड करते हैं. एडजॉइंट ऑफ a क्या मिलेगा? अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सीधे कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं. आप लोग अलग अलग कोफैक्टर फाइंड करके सॉल्व करना. हम लोग सीख चुके हैं कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे. देखिए, फर्स्ट इसका कोफैक्टर आएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 0. इसका कोफैक्टर आएगा इन दोनों 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 0 0 0 0 0 0 0 0. ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई 0. ये आ गया 0, इसका ट्रांसपोज करोगे तो भी 0. एडजॉइंट ऑफ a 0, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ये क्या आ गया 0. अब अगर ये दोनों 0 आ गए हैं तो इसमें फिर वही केस, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन. अब हम क्या करते हैं, हम लेट किया, लेट z इक्वल टू टी, किसी भी एक को t लेट किया, z इक्वल टू टी लेट करके अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया. हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2. अब इसके अंदर z की जगह t लिखा, तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू t माइनस 2, t माइनस 1 सॉरी, t माइनस 1. और इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू t, 3 से डिवाइड किया t, या फिर यूँ कहें ये सॉरी उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/3 माइनस टी हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए, ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे. तो 1 माइनस टी किसके इक्वल होने वाला है? 4/3 माइनस टी के. इन दोनों को कैंसिल किया, 1 इक्वल टू 4/3, जो कि कभी होता नहीं है. इसका मतलब इस इक्वेशन का आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, नो सोल्यूशन. इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है. तो इस केस में अगर नो सोल्यूशन मिलता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट. इस तरह से हमको कंसिस्टेंसी भी चेक करवा लेते हैं. हमें करना क्या है, फिर वही मैट्रिक्स लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया. ये अगर 0 आया है, अगर ये नॉन 0 आता तो यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाता. ये अगर 0 आया है तो फिर हमें ये चेक करना जरूरी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. अगर ये भी नॉन 0 आ जाता, ये नॉन 0 आ जाता और ये 0, तो इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन. ये भी 0 आया तो फिर हमें ये z किसी भी एक को t इक्वल टू लेट पुट करके दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y को इन टर्म्स ऑफ t ला के थर्ड इक्वेशन में पुट कराते हैं, सेटिस्फाई होता है. तो फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सेटिस्फाइड तो नो सोल्यूशन. यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p comma q so that so that so that the system of equation, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8 और x प्लस 2y प्लस क्यू जेड इक्वल टू 5, ये q है, एंड x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4 may have फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन। ये पूछ रहा है, आपको इसने पहले ही बता दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन देके कि अगर इसका यूनिक सोल्यूशन है तो ये क्या होगा, फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन, सेकंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और थर्ड है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करके एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करके ये बताते थे कि यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। अब इसने पहले ही बोल दिया कि अगर यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, तो इसमें ये क्या होगा, पी और क्यू, मतलब हम उल्टा चलेंगे। अब हम ये पहले बताएंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करके अगर ये नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो हम फिर बताएंगे इस केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए भी, ये भी जीरो होता है। इस केस में बताएंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है, एडजॉइंट ऑफ ए भी नॉन जीरो है, तो ये होता है, तो एक्स पी और क्यू कितना मिलेगा, मतलब इस केस में हम लोग को उल्टा चलना है। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले अपना वही काम, मैट्रिक्स लिखा 2 p 6 1 2 q 1 1 3, x आ गया x y z इक्वल टू मैट्रिक्स बी है 8 5 4, और ये आपका a आ गया, ये x आ गया और ये b आ गया, तो x यहाँ से मिलता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड किया, क्या मिलेगा 2 p 6 1 2 q 1 1 3 इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 3 6 माइनस क्यू माइनस पी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिमूव किया, 3 माइनस क्यू प्लस 6 ये रो ये कॉलम हटा दिया, 1 माइनस 2 1 माइनस, ये आ गया 12 माइनस 2q 3p माइनस 3p प्लस पी क्यू और ये आ गया माइनस 6। इसके आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस पी क्यू माइनस 6, ये जो माइनस 6 है ये 12, तो इधर लिख देते हैं प्लस 6, ये आपका आ जाएगा प्लस 6, ये आ गया प्लस 6। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या कॉमन, 2 कॉमन, तो ये बना 3 माइनस क्यू माइनस, इसमें क्या कॉमन माइनस पी कॉमन, तो क्या आ गया 3 माइनस क्यू, ये बन गया 3 माइनस क्यू और 2 माइनस पी, ये बन गया। अब फर्स्ट केस लेके चलते हैं, फर्स्ट केस फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 3 माइनस क्यू इंटू 2 माइनस पी, वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो q इज नॉट इक्वल टू 3 एंड p इज नॉट इक्वल टू 2। अब समझ आ रहा, यूनिक सोल्यूशन अगर हमको चाहिए इस इक्वेशन के लिए तो आपको p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3 कभी पुट नहीं करनी है, इसके अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हो, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो, आपको यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। सिर्फ ये दो ही वैल्यू पुट नहीं करनी है कि जिससे आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिले, अगर ये दोनों पुट कर दिया तो आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी पुट करो, जैसे p और q की वैल्यू 0 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये रहा डिटरमिनेंट ऑफ ए, 0 0 पुट किया तो आपको कितना मिल जाएगा
0 Q P0 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, फिर आप सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। हमें सिर्फ इतना ही पूछा है P और Q की वैल्यू क्या, P और Q की वैल्यू 2 और 3 नहीं होनी चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड केस ये बोल रहा है, सेकंड केस फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो जीरो होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए तो P माइनस 2 और Q माइनस 3 वो भी जीरो होना चाहिए, तो P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3 होना चाहिए। या तो P इक्वल टू 2 हो या Q इक्वल टू 3 हो। हम लोग लेट करके P इक्वल टू 2 इसमें पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8 और x प्लस 2y प्लस qz इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं, लेट z इक्वल टू t, z को t लेट किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z को t लेट किया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 3t। यहाँ से z को t लेट किया तो x प्लस 2y x प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस क्यू टी। हम लोगों ने क्या किया है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए, मतलब या तो p की वैल्यू 2 हो या q की वैल्यू 3 हो। हमने पहले लेट किया कि p की वैल्यू 2 पुट कर देते, p की वैल्यू 2 पुट की, इन दोनों इक्वेशन में z को t लेट किया, x और y अब फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ t। इसमें से इसको माइनस करो तो y क्या मिलेगा, y मिल जाएगा 5 माइनस 4 1 माइनस क्यू टी माइनस माइनस प्लस 3t माइनस क्यू टी। ये हमको y मिल गया, z और y मिल गया। अब x ढूंढ लेते हैं। x के लिए क्या करेंगे हम लोग, x के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस 8 माइनस 5 3 और ये हो जाएगा माइनस 60 और प्लस क्यू टी माइनस 60। ये हमारे पास x आ गया, x y z तीनों ही वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ गई। ये थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट किया, x की जगह 3 माइनस 6t प्लस क्यू टी प्लस y की जगह 1 प्लस 3t माइनस क्यू टी और z की जगह t प्लस 3t। अब देखिए क्या मिल रहा है, 3 ये माइनस 3 और 1 4 हो गया, माइनस 60 3t और ये कैंसिल हो गया, क्यू टी माइनस क्यू टी इक्वल टू सेटिस्फाई हो गई। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को टी लेट करो, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y इन टर्म्स ऑफ टी लेट लिया हो, तीनों वेरिएबल जब t की फॉर्म में आ जाए तो थर्ड इक्वेशन में तीनों वेरिएबल पुट करके चेक करो, सेटिस्फाई करते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं करते तो नो सोल्यूशन। यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे किस केस में, जब p की वैल्यू 2 हो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, q की वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे q वैसे ही कैंसिल हो रहा है, मतलब p की वैल्यू 2 पे आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट p अगर 2 है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। अब q कुछ भी हो, चाहे 3 हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, इसका कोई रोल इसमें आ नहीं रहा है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में। तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इस केस में p है वो 2 नहीं होना चाहिए, q है वो 3 नहीं होना चाहिए, इस केस में p है वो 2 होना चाहिए, q कुछ भी हो, आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब नो सोल्यूशन के अंदर देखिए क्या करते हैं हम, नो सोल्यूशन में क्या आएगा, p इक्वल टू 2 तो पुट नहीं कर सकते, उससे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेगा, तो q इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं हम। थर्ड केस फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ a है वो शुड भी 0 होना चाहिए, तो p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3, पर p इक्वल टू 2 पुट नहीं करेंगे, इससे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेगा, तो q इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं हम, q इक्वल टू 3, इससे नो सोल्यूशन मिलेगा। तो इस केस में q इक्वल टू
3 आ जाएगा एंड p इज़ नॉट इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोगों को कुछ इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है, और आपको ऐसी कंडीशन दी जाती है कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है। तो अब आपको बताना है कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इनकी वैल्यू क्या होगी, अगर ऐसा है तो वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये q इज नॉट इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है p, यहाँ पे लिखा हुआ p इज नॉट इक्वल टू 2। नो सोल्यूशन में q इक्वल टू 3, p नॉट इक्वल टू 2, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में p इक्वल टू 2, यूनिक सोल्यूशन के अंदर p नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज नॉट इक्वल टू 3। चलिए, कई बार ये तो हमने क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन किए नॉन होमोजीनियस पे, अगर होमोजीनियस में आते कई बार तो कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन विच विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें से किसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा? फर्स्ट है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस माइनस 2z इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 9y प्लस 23z इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, हमें पता है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखिए, इसको ध्यान से देखें, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसके अलावा दूसरा जो होता है नॉन ट्रिवियल। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, अदरवाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होता है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, वो जीरो आ गया तो नॉन ट्रिवियल, और वो जीरो नहीं आया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। चेक करते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखेंगे ये मैट्रिक्स 2 माइनस 3 3 5, और ये x y, ये 0 0 0, ये आपका बन गया a, ये x और ये b। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड किया, 2 माइनस 3 3 और 5, इनका डिटरमिनेंट मिलेगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, ये मिला 10 प्लस 9 इक्वल टू 19, जो कि 0 नहीं है तो ये क्या बनेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। इस केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इस केस में चेक करते हैं, पहले मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 7 4 माइनस 3 माइनस 2 5 9 23, और ये x y z, ये 0 0 और 0, ये आपका बन गया a, ये x और ये b। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये हमें मिला 3 2 7 4 माइनस 3 माइनस 2 5 9 और 23। अब इसको ध्यान से देखिए, 3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस 69, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 2। माइनस 2 होते ही ये दोनों, इस दोनों को रब किया तो 4 इंटू 92, और ये प्लस 10 प्लस 7, ये रो और कॉलम 36 प्लस 15, ये हो गया 3 इंटू
-69 +8 तो -61 और -51 -51 -2 इंटू 9210 102 और +7 इंटू 36 +15 ये हो जाएगा 51। जब आप इनको प्रोडक्ट करके ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो इस केस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इससे आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस के अंदर ये देख के आपको पूछ लिया जाता है इसमें ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा होगा, नॉन ट्रिवियल कौन सा होगा, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंट। वैसे होमोजीनियस के केस में तो सारे कंसिस्टेंट ही होते हैं। ये ट्रिवियल सोल्यूशन, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है फाइंड ऑल रियल थीटा so that the equation sine 3 theta into x minus y plus z equal to 0, cos 2 theta x plus 4y plus 3z equal to 0 and 2x plus 7y plus 7z equal to 0 may have नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं। ये फिर से होमोजीनियस वाला एक और केस मिला। इसमें आपको क्या पूछा है कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये आपको पहले ही दे दिया है। आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, थीटा पूछा है और नॉन ट्रिवियल। अब ध्यान से देखिए, होमोजीनियस के केस में दो केस बनते हैं, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट मैनी। यूनिक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो, और इनफाइनाइट मैनी मतलब नॉन ट्रिवियल कब होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो। मतलब इसके डिटरमिनेंट ऑफ ए को जीरो पुट कर दो और थीटा ढूंढ लो, यही कह रहा है सॉल्यूशन। सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, साइन 3 थीटा -1 1 cos 2 theta 4 3 2 7 7 into x y z इक्वल टू 0 0 एंड 0। यहाँ से आपको ये a मिल गया, a x और ये b है, तो a मैट्रिक्स आपको मिला। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a है वो क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a 0 होना चाहिए नॉन ट्रिवियल के केस में। तो अब यहाँ मिलेगा, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a साइन 3 थीटा -1 1 cos 2 थीटा 4 3 2 7 7 इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 3 थीटा इंटू इस रो और कॉलम को रिमूव किया, 4 3 जा 4 7 जा 28 माइनस 21 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 ये हुआ। इस रो कॉलम को रिमूव किया, 7 cos 2 थीटा 7 cos 2 थीटा 7 cos 2 थीटा -6 प्लस 1 इस रो और कॉलम को रिमूव किया, 7 cos 2 थीटा -8 7 प्लस 1 7 cos 2 थीटा और -8 ये बन गया नेक्स्ट वाला। अब देखिए ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 7 इंटू साइन 3 थीटा। अब इसको देखिए 7 cos 2 थीटा 7 cos 2 थीटा प्लस 14 cos 2 थीटा -6 -8 -14 इक्वल टू 0। हमको ऑलरेडी गिवन है कि नॉन ट्रिवियल है, तो डिटरमिनेंट हमने 0 पुट कर दिया। अब 7 से डिवाइड कर दिया, तो साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2 इक्वल टू 0। अब साइन 3 थीटा को लिखा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 कॉस
स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हुआ 3 साइन थीटा। इसको मैं लिखता हूँ -4 साइन क्यूब थीटा। स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, ये सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू 2 तो -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब कांस्टेंट वाली टर्म देखिए, ये +2 -2 जीरो हो गया इक्वल टू 0, और सॉरी प्लस 3 साइन थीटा है, +3 साइन थीटा इक्वल टू 0। इन सभी में से माइनस साइन थीटा कॉमन, माइनस साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई। एक सोल्यूशन तो ये मिला। दूसरा सोल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखिए, 4 3 जा 12 है, 4 3 जा सॉरी ये हो जाएगा -3, 4 3 जा -12 आ गया। इसको ब्रेक करेंगे 6 -2, 6 -2 तो ये क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें से कॉमन 2 साइन थीटा कॉमन, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यू मिलेगी, -3/2 और साइन थीटा इक्वल टू 1/2। -3/2 पॉसिबल नहीं है, 1/2 पे थीटा की वैल्यू π/6, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। इस तरह से हम लोगों ने थीटा फाइंड कर लिया। हमको पूछा था नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो थीटा क्या होगा। नॉन ट्रिवियल में डिटर्मिनेंट को 0 पुट किया, डिटर्मिनेंट को 0 पुट करने पे हमें थीटा की दो वैल्यू मिली, n पाई और n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। या तो साइन थीटा 0 मिला या साइन थीटा 1/2 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वाला। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना। क्वेश्चन है given that a equal to -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 and b equal to 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। फाइंड ए बी। पहले आपसे पूछा है फाइंड ए बी एंड नेक्स्ट यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 और 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 1। चलिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमसे पूछा है कि a और b दो मैट्रिक्स गिवन है। हमें पहले ए बी पूछा है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो हम सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन ए बी क्या आएगा, ए मैट्रिक्स लिखा -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। बी आपके पास मैट्रिक्स है 1 -1 1 1 -2 2 1 3। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ये हमें मिल गया 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ए बी का प्रोडक्ट क्या मिल गया 8i। हमें यहाँ से मिला है 8, ए बी का प्रोडक्ट है वो मिला ए बी इक्वल टू 8i। अब ध्यान से देखिए,
अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ए बी बी इनवर्स इक्वल टू 8 इंटू बी इनवर्स, ये हो गया ए बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी इक्वल टू 8 बी इनवर्स। अब यहाँ से 8 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया ए 1/8 इंटू ए, ये हमको मिल गया बी इनवर्स। चलो, ए बी का प्रोडक्ट करवा के हमको ये दे दिया उसने कि बी इनवर्स आपके पास ऑलरेडी है। अब पूछ रहा क्या है कि इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है अपने पास x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। अब देखिए, सबसे पहले इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3, और ये वेरिएबल x y z, और ये है आपका कांस्टेंट 4 9 1। ये कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गई। ध्यान से देखिए, तो क्या ये वाली मैट्रिक्स यही है? मतलब इसका नाम b दे देता हूँ, इसका नाम x और इसका नाम c, तो x इक्वल टू हो जाएगा b इनवर्स c। अब b इनवर्स अपने पास ऑलरेडी है, तो x इक्वल टू हो गया 1/8 a इंटू सी। आपके पास a मैट्रिक्स है, ये रहा, c मैट्रिक्स ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपको x मिल जाएगा। चलिए x फाइंड कर लेते हैं। x है हमारे पास, x इक्वल टू 1/8 ए सी। x इक्वल टू हो गया 1/8, a अपने पास है -4 4 4, -7 1 3 5, -3 -1, और c मैट्रिक्स 4 9 1। c मैट्रिक्स अपने पास है 4 9 1। तो x इक्वल टू हो गया 1/8, इनका प्रोडक्ट 4 इंटू 4 -16, 36 प्लस 4, -16 प्लस 36, तो ये 20 20/20 और 4 24। इन दोनों का प्रोडक्ट -28 प्लस 9 प्लस 3, -28 प्लस 12, -28 प्लस 12, तो ये आपको मिल गया 16, और इसका प्रोडक्ट 5 20 20 माइनस 27 माइनस 28, 20 माइनस 28 तो -8। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 2 -1 मिलेगा, और x आपके पास है x y z, इसको इक्वल किया 3 2 -1, यहाँ से हमें x मिल जाएगा 3, y मिल गया 2, और z मिल गया -1। इस तरह से हमको कई बार ये इस तरह से भी वैल्यू देते हैं, कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देंगे, सॉल्व करने के लिए दे देंगे, और इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ऑलरेडी वो कोई ना कोई ऐसी मैट्रिक्स दे देंगे, दो मैट्रिक्स, जिसमें से एक दूसरे का ऑलरेडी इन्वर्स बन जाएगा। आपको दो मैट्रिक्स दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, इसको यूज़ करते हुए तो इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, तो एक मैट्रिक्स दूसरे की इन्वर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो आपको इस केस में इन्वर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है बोर्ड लेवल का एक और अच्छा क्वेश्चन। इस तरह से जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए। एनसीईआरटी से या दूसरी भी कोई भी बुक बोर्ड लेवल की सॉल्व कर, सारे तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड।